हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स में हम यूनिट वाइज चलेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स को बच्चे एक बर्डन समझते हैं, ये एक बर्डन नहीं है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर बस इसको समझने वाला होना चाहिए। इसको हम आराम आराम से पढ़ेंगे और समझ के कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। आराम आराम से चलना है, कोई ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है अपने सिर पर। ऐसे ही क्लास चलेगी रोज़ की 20-25 मिनट, इतना बहुत है। क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो बच्चा बोर हो जाता है। ये जैसे 1-2 घंटे की क्लास हो गई तो मतलब ऐसे मन हमारा जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। 20-25 मिनट की क्लास जो होती है उसमें हम फोकस से देख पाएंगे। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हमारा पहला यूनिट है फिजिक्स का। यह है हमारा चैप्टर कूलॉम का नियम तथा वैद्युत आवेश। तो हम आवेश के बारे में जान लेते हैं। आवेश की पहले मैं इसका हेडिंग डाल देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। हाँ भाई, ये मैंने हेडिंग डाल दिया तो हम बता देते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है, दो परस्पर वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, दो परस्पर वस्तु मतलब कि जैसे मैं क्या ले सकता हूँ, दो परस्पर वस्तुएं, दो वस्तुओं को ले लेंगे, उसको परस्पर रगड़ेंगे तो उनके अंदर ना आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को रगड़ेंगे तो उनके अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है उनके अंदर। ये पदार्थ का गुण होता है, हम बोल सकते हैं ये पदार्थ का एक गुण होता है, जिसके कारण इसे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल का अनुभव होता है। इसको वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल का अनुभव होता है, आकर्षण बल एंड प्रतिकर्षण बल। तो हमने इसको समझा दिया है। जैसे इसको हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे इसको, तो इसमें हमारा ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। कुछ नहीं है, दो वस्तु को, या ऐसे भी बोल सकते हैं, दो वस्तु को परस्पर रगड़ने पर कैसे बोलते, बहुत ही सरल है। आवेश के बारे में वैसे भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। कहाँ भाई डस्टर, लिखेंगे तो मेरे साथ साथ लिखो। यह है पदार्थ का गुण होता है, इसे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुछ बल या बल का अनुभव होता है। इसे Q से व्यक्त करते हैं। इसको हम Q से व्यक्त करते हैं। ये Q यहाँ बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आवेश के बारे में। मैंने बता दिया आपको, हम आवेश को बताते हैं। आवेश बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, प्लस आवेश और माइनस आवेश। इसमें डाल देंगे हम, ऐसे डाल लो आप, लिखो, मैं बोल ही देता हूँ, टाइम लगता है इसमें वैसे भी। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला डालोगे धनात्मक आवेश, दूसरा डालोगे ऋणात्मक आवेश। उसके आगे जैसे हम धनात्मक आवेश डाल रहे हैं उसके आगे प्लस का प्लस लिख देना ब्रैकेट में, ऋणात्मक आवेश डाल रहा हूँ उसके आगे माइनस लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आवेश का, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आवेश का एक अन्य प्रकार भी होता है। अब बच्चे सोचेंगे आवेश तो हमने भला दो प्रकार के पढ़े हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है, भला ये तीसरा आवेश कहाँ से आ गया? ये तीसरा आवेश बेसिकली एक इमेजिनरी आवेश होता है। हम इसको धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। इसको ना हम जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो या दिशा मापनी हो तब हम इसको यूज करते हैं, इस आवेश को। इसको धन परीक्षण आवेश बोलते हैं, कहते हैं, और इसको क्यू नॉट से व्यक्त करते हैं हम इसे। ये इमेजिनरी आवेश होता है, कल्पित आवेश। कल्पित आवेश मतलब ये होता नहीं है, इसको मतलब प्रतीक, मतलब जैसे मानते हैं कोई चीज को है, उसको करने के लिए हम इमेजिन करते हैं उसमें। तो हम लिख लेंगे आवेश का, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो आगे मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। आवेश का एक अन्य प्रकार भी होता है, जिसे हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं मिटाने जा रहा हूँ। और हाँ, इसे हम क्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, निर्वात में होता है, इसे हम क्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो हमने यहाँ तक बात कर ली, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा मूल आवेश। वह आवेश जो किसी वस्तु पर सबसे कम से कम जो आवेश होता है, किसी वस्तु पे सबसे कम से कम लगने वाला जो आवेश होता है, उससे छोटा आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। इसको मैं मतलब अपनी मतलब ये मैंने कोई डेफिनेशन किताबों में से नहीं रटी है, जो मैंने समझा उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही एक सूक्ष्म आवेश होता है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रॉन होता है। किसी वस्तु पर, इसकी डेफिनेशन, किसी वस्तु पर लगने वाला जो सबसे कम से कम जो आवेश होता है, इसको हम मूल आवेश कहते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेंगे पहले मूल आवेश, ठीक है। लिख लेंगे वह आवेश जो किसी वस्तु पर कम से कम लगता है, इसे मैं अपनी तरफ से ही बना रहा हूँ, उसे मूल आवेश कहते, इसे हम मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। और इसे हम ई से व्यक्त करते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हो गया, हमारे इसे ई से व्यक्त करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा -1.6 × 10⁻⁻19। ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका उल्टा हम प्रोटॉन पे भी समझ लेते हैं। प्रोटॉन पे इसका उल्टा होता है, ये माइनस में होता है, प्लस में हो जाता है। 1.6 × 10⁻⁻19।
इसके साथ साथ हम अल्फा कण पे भी समझ लेते हैं। अल्फा कण पर इसका दुगना होता है तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 गुणा 10⁻⁻19। ये हमारा अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा जो कि इसका दुगना 2e होता है। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे हमारा अगला टॉपिक है आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता, ये आवेश की परमाणुकता बेसिकली ये आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि आवेश का पूर्ण गुणज मैं बता देता हूं आपको। Q हो गया, 2Q हो गया, 3Q हो गया, 4Q हो गया, जैसे आगे बढ़ते चला जाएगा। ये आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ये आवेश की परमाणुकता कहलाती है। अब हम ऐड डाल देंगे। आवेश की आवेश की परमाणुकता तो हम इसमें लिख लेंगे आवेश के पूर्ण गुणज को आवेश की जैसे ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये थोड़ा अलग आ रहा है कि बोर्ड आ गया, चौक वाली में देता हूँ। हाँ, तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक समझ लेते हैं हम, बल रेखाएं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बल रेखाएं। ये बल रेखा भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। जैसे कि ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ऐसा होता नहीं है वैसे, आवेश में बना ही लिया। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। ऋणावेश से धनावेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चौथी है। इतना हो गया, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। यह कभी वैद्युत क्षेत्र
का विरोध नहीं करते, वैसे का भी विरोध नहीं करती भाई, अपने चलना है प्लस से माइनस क्यू तो उधर ही जाती है। करती आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब डालते इसी में धन आवेश के कारण बल रेखा, भाई चौक टूट गई, चौक में बदल लेता हूँ। हाँ, धन आवेश के कारण बल रेखा है, तो हम लिखेंगे इसमें धन आवेश के कारण बल रेखाएं अनंत मतलब इसका कोई अंत नहीं होता, अनंत इनफाइनाइट, अनंत पर जाती हुई धनावेश के कारण बल रेखाएं उनका क्या होता है, वो अनंत पर जाती हुई प्रतीत होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और हम यहाँ लिख लेंगे ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश से क्या होगा, ठीक है, इसका उल्टा होगा। ऋण आवेश के कारण बल रेखा अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं, और हमारा धन आवेश से क्या हो रहा था, धन आवेश पर अनंत पर जाती हुई प्रतीत होती हैं, और ऋण आवेश के कारण अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मैं लिख देता हूँ जल्दी से। हाँ, मैंने ये हेडिंग इतनी डालेगी पूरी, ठीक है। ऋण आवेश के कारण बल रेखाएं, ठीक है, बल रेखाएं। तो मैं यहाँ से आगे लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऋण आवेश के कारण बल रेखाएं, तो मैं लिख देता हूँ अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल के लिए माना जाता है। खैर इसकी डेफिनेशन तो ज़्यादा नहीं आती है, आती भी है वैसे, इसकी थ्योरी समझोगे जब भी न्यूमेरिकल समझ में आएंगी। ये है हमारा कौलॉम्स लॉ, कौलॉम का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकलों के लिए, और ये आगे भी काम में आएगा। जैसे कोई डेरिवेशन का निगमन करना होगा तो कौलॉम के नियम से निगमन आगे आप पढ़ोगे, मेरी वीडियो में आगे देखोगे तो मालूम पड़ ही जाएगा आपको। तो हम इसकी हेडिंग डालते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें ना कुछ नहीं होता है, मैं समझाता हूँ। इसमें हमारे दो बिंदु आवेश होते हैं, Q1 और एक हो जाता है हमारा Q2, और उनके बीच की दूरी हो जाती है हमारी R। तो हमें क्या करना होता है ये समझिएगा। दो बिंदु आवेश होते हैं Q1 Q2, दो बिंदु आवेश के बीच का गुणनफल के तो ये समानुपाती होता है बल हमारा जो होता है। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के मध्य लगने वाला बल उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी जो है उसके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, समझ ना, इसके बीच की दूरी क्या है हमारी, r होगी, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब f बराबर हो जाएगा हमारा, f बराबर नहीं, f व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r², ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, और ये Q1 Q2 के गुणनफल के हो जाएगा समानुपाती। देखो f बराबर नहीं, f समानुपाती Q1 × Q2, ये इसके समानुपाती हो जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको, उसके बाद में इसका निगमन करके दिखाएंगे, ठीक है।
अब इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन हम इसी से बना सकते हैं। वैसे दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के मध्य लगने वाला बल उनके बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके मध्य जो दूरी है जो r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को लिख लेंगे, ठीक है। मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो मेरे साथ साथ दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के मध्य लगने वाला बल इनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसी के नीचे चित्र वाला आप बना देना, ठीक है। Q1 आवेश हो गया हमारा, ये Q2 आवेश हो गया, इनके बीच की दूरी हो गई हमारी R। ये चित्र बना देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। अब इसका हम निगमन कर लेते हैं कि मतलब कूलॉम का नियम आया कैसे है। निगमन से पहले हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, जिस सूत्र का हम निगमन कर रहे हैं, जैसे पेपर में आ जाता है कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए तथा इसकी परिभाषा भी दीजिए। पहले इसकी परिभाषा लिखोगे आप लोग। परिभाषा लिखने के बाद हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हमें निगमन किस चीज़ का करना है, हमारा जो सूत्र आने वाला है वो सूत्र आखिर है क्या, किस सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं, हमें हमारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होता है, एंड तक तो वो सही जाते हैं, एंड तक सही करते चले जाते हैं, फिर उन्हें खुदा ना खास्ता वो भूल जाते हैं या उनको सूत्र याद नहीं आता है। वो एंड से लेके मतलब शुरू से लेके एंड तक तो वो सही चले हैं, लास्ट में उन्होंने सूत्र गलत लिख दिया होता है। तो एग्जामिनर उस सूत्र को देखता है और सूत्र को देखते ही कि भाई इसने सूत्र तो गलत लिख रखा है, उसको वो काट देते हैं पूरा का पूरा। तो इसलिए सूत्र सबसे पहले याद रखना चाहिए, जो कि हमारा बीच में थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो सूत्र लिख देंगे हम, और उससे एग्जामिनर को ये पता होता है चलो इसने सूत्र लिख दिया तो वो नंबर दे देता है। इससे वो नहीं देखता, वो सूत्र देखता है और चित्र देखता है। आपका चित्र सही बना होना चाहिए और सूत्र सही लिखा होना चाहिए, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं इसका निगमन करा देता हूँ आपको। इसका सूत्र पहले याद रखना होता है। इसका सूत्र हम जो निगमन करने जाते हैं है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस सूत्र का हम निगमन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं निगमन करना स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही आराम से फोकस से देखते रहिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा, एक बार में ही दिमाग में आपके ये घुस जाएगा। ये भूलने वाले तो तुम नहीं हो, मैं समझा रहा हूँ ना। देखो हमने क्या पढ़ा था, दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, इनके मध्य दूरी है हमारी R, ठीक है। तो हमारा ये Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती था बल, मतलब कि फोर्स, इसको हम F से डिनोट करते हैं। F समानुपाती Q1 × Q2, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण। ये हमारे देखना परिभाषा, इस परिभाषा से ही निकाल रहा हूं मैं। परिभाषा को अच्छे से जो मैंने समझाया उसको ध्यान रखा होगा तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये समानुपाती होता है इसके, ठीक है। और इसके मध्य जो दूरी R है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारी ये समीकरण हो जाएगी F समानुपाती 1/R², ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी हमारी। जब हमारा फोर्स बढ़ेगा
जब हमारा फोर्स बढ़ेगा तो हमारे आवेश भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये इसके समानुपाती है। जब फोर्स बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ेंगे, तो आवेश बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके समानुपाती है। और ये इसमें क्या, इसमें उल्टा है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है हमारा। जब हमारा फोर्स बढ़ेगा तो हमारी जो दूरी है वो घटेगी। क्या होगा, जब फोर्स बढ़ेगा तो दूरी हमारी घटेगी, और दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। इसमें उल्टा होता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है और ये समानुपाती है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसमें ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप वीडियो को पीछे करके समझ सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये समीकरण हमारी 2 बन चुकी हैं। अब मैं इसको काट के दोबारा से लिखता हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। F समानुपाती हमारा Q1 into Q2, समीकरण नंबर 1। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों की गुणा कर देंगे। आप इसमें समीकरण तो लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में गुणा करने पर लिख लेना आप, ठीक है। तो हम गुणा कर देते हैं। ये एफ 2 हो जाएंगे, एफ समानुपाती हो जाएगा हमारा Q1 to Q2/r²। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझाऊंगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है। इनको हमने आपस में जोड़ लिया। अब देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके लिए तो ये समानुपाती है और इसके लिए ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बड़े इसके लिए ये समानुपाती है, इसके लिए ये व्युत्क्रमानुपाती है। जब हम इसको हटाएंगे F बराबर, जब हम समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के इसके चिन्ह को हटाते हैं तो हमारा एक नियतांक आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं K। इसको हटाएंगे, हम बराबर का निशान लगा रहे हैं, तो हमारा यहाँ एक K आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। ये r ये वाला है, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, ये K। जहाँ K हो जाएगा हमारा समानुपाती नियतांक, ठीक है। जब हम समानुपाती का ये चिन्ह जो इसको हटाते हैं, बराबर लगता है हमारा, तो उसकी जगह हमारा ये K आ जाता है। ये फोर्स हमारा बराबर हो गया, ठीक है, इसके कारण। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस K का मान होता है हमारा, यहाँ लिख लेंगे साइड में, K बराबर होता है 9 × 10⁹। ये हमारा K का मान होता है। K बराबर 9 × 10⁹ होता है। और जो ये 9 × 10⁹ है, इसको हम, ये मैंने सूत्र बताया होगा आपको। ये देखो, ये जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कुछ नहीं है देखो, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। ये समीकरण 1 है, ये 2 है, इसको हमने यहाँ इंटू कर लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। ले लिया, तो मैं मिटाता हूँ। और इसमें K का मान है, K बराबर है 9 × 10⁹। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये मान जो होता है हमारे, ये होता है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹। ये मान जो होता है, ये इसका मान होता है, इसका मान, ये K का मान ये होता है, इसका मान ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पता है हमारा समीकरण क्या बन गई थी, उससे हमारा क्या निकल के आया था, उससे हमारा निकल के ये आया था, देखो ये आया था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। ये समीकरण कितनी बनेगी, 2 बन गई थी ना हमारी, ये हमारी 3 बन जाएगी, ठीक है। तीसरी समीकरण बन जाएगी। अब वही तीसरी समीकरण बन गई। हमने K बराबर क्या माना था, बताओ अभी क्या माना था मैंने, K बराबर माना था, हमने माना नहीं था, ये होता है K बराबर 9 × 10⁹ और इसके बराबर होता है हमारा 1/4πε0, ठीक है, ये होता है। तो हम इसके जगह रख देते हैं पहले। F बराबर 9 × 10⁹, ठीक है, Q1 × Q2 अपॉन r²। इसकी जगह हमने 1/4πε0 माना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, K बराबर ये है, और K का ये मान जो है इसके बराबर हमारे ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैंने इसको मिटा दिया है, ठीक है। अब हमने ये मान रख दिया है, मैंने बताया था। अब इसके बराबर था हमारा 1/4πε0, तो हम इसको इसके बराबर रख लेंगे, ठीक है। इसको रख लेंगे हम 1/4πε0।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में हमारा ये Q1 देखो, इसकी जगह हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9 आया था, ठीक है, आया था ना 9 गुणा 10 की पावर 9, हम इसको हटा देते हैं, इसके जगह हम रख लेते हैं पहले से। तो यार हमारा के लिए यार हमारा आर स्क्वायर, तो हम ऐसे ये 3, ठीक है 3 किए। अब हम इसकी जगह हम इसको रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 हमारा इधर आ जाएगा, Q2 भी इधर आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा गुणांक का निगमन हो, इसका निगमन हो चुका है। ये हमारा आखिरी में ये सूत्र निकल के आ रहा है हमारा। इसमें आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है भाई, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको बोलते हैं हम वैद्युतशीलता कहते हैं निर्वात की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये सूत्र आया हमारा ये सूत्र हमारा आया, ठीक है। मैंने एप्सिलॉन नॉट आपको बता ही दिया है। एप्सिलॉन नॉट है हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट का इसका मान होता है हमारा 8.85 गुणा 10 की पावर कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है ये इसका हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। अब हमने ये इतना पढ़ लिया, आज हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है, हमने कूलॉम का नियम तक पहुंच गए। ज़्यादा देर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा, ज़्यादा देर आपका फोकस भी बन के नहीं रह सकता, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हम कल इसका मात्रक वगैरह बताएंगे, जो कुछ भी होगा निगमन कराएंगे उसका भी, और निष्कर्ष भी निकालेंगे इसका, है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो कुछ भी मुझसे ये गलती हुई हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मानूंगा, मुझे भी मेरी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा। और जो भी मैं गलती कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई बोलने में गलती कर रहा हूँ या पढ़ाने में गलती कर रहा हूँ, या मेरी राइटिंग, हाँ वो राइटिंग थोड़ी गलत आ रही है अभी, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आप जो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चलेगा और मैं मतलब क्या सुधार कर सकता हूँ अपने अंदर पढ़ाने के लिए। मैं आपका कोर्स बहुत ही जल्दी पूर्ण करा दूंगा, इसको मैं आराम से पढ़ाऊंगा और आपको आराम से पढ़ना है, कोई झंझटबाजी नहीं। न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ मैं आपको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और धन्यवाद। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कुछ भी हो आप पे। तो धन्यवाद। वीडियो में यहीं एंड करते हैं।